शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आने से पहले महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। फैसले से महज कुछ घंटे पहले मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला, आरक्षण मुद्दा हो या फिर अन्य कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। गौरतलब है कि इसके पहले मंगलवार देर रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र की नई डीजीपी रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी मौजूद थे। इस फैसला आने के बाद महाराष्ट्र मुंबई में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर चर्चा जो है वो की गई है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। 14 जनवरी से मणिपुर की राजधानी इंफाल से शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न्याय पुस्तिका और उसमें भाग लेने के लिए न्याय योद्धा को लेकर मिस्ड कॉल जारी किया है। जयराम रमेश और संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मिस्ड कॉल नंबर जारी किया और भारत न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए उन नियमों का हवाला दिया जिसके जरिए आप उनके वेबसाइट पर उसमें शामिल हो सकते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा .com पर आप अपना रजिस्टर नंबर से रजिस्टर करें और इसमें आप न्याय योद्धा बने। न्याय योद्धा बनने के लिए 9891 802024 पर आप मिस्ड कॉल कर सकते हैं। यह भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 15 जिलों से होकर गुजरेगी और 6400 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। मणिपुर में 14 जनवरी से कांग्रेस न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन वहां की सरकार ने मैदान देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में न्याय यात्रा शुरू होगी या नहीं, या किस तरीके से शुरुआत होगी, इस पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का ये कहना है कि मणिपुर में माहौल अभी भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं टेंस माहौल होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि ये न्याय यात्रा नहीं बल्कि राहुल गांधी मनोरंजन यात्रा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि राजनीति से प्रेरित ये यात्रा है। लेकिन वही कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और साथ ही साथ अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि मणिपुर से लेकर के तमाम राज्यों में जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं दुख झेल रहे हैं। उसको लेकर के ये यात्रा शुरू की जा रही है। यात्रा के शुरुआत होने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन भारत रावत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर जदयू ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सीट शेयरिंग नहीं हुआ तो इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ेगा। पलटवार में कांग्रेस ने यह कहा है कि अभी समय काफ़ी है, यानी चुनाव काफ़ी दूर है। आपको मैं बता दूं कि जदयू ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 17 सीट मुझे चाहिए ही चाहिए, यानी 17 सीटों पर जदयू ने अपनी दावेदारी पेश की है। जदयू ने यह कहा कि 16 हमारी सिटिंग सीटें हैं और एक सीट वैसी है जिसमें हमारी पार्टी नंबर 2 पर रही थी। ऐसे में 17 सीट पर हमारी मांग जो है वह बिल्कुल जायज़ है। जदयू ने यह भी कहा है कि आगे अगर कांग्रेस या वाम दल को अगर सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बात करनी है तो वो सीधे आरजेडी से करे। कांग्रेस ने पहले ही 9 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है, तो निश्चित रूप से यह तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर सीटों को लेकर जो शेयरिंग होगी उसमें काफ़ी मुश्किल होने वाली है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल सियासी दलों से कांग्रेस लगातार चर्चा में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बातचीत की। बैठक में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 20 से ज़्यादा सीटों की दावेदारी की गई, जबकि कांग्रेस का मानना था कि वर्तमान स्थिति में उसका दावा ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस खुद 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। वही एनसीपी ने यह खुलासा नहीं किया कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।
महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर कशमकश इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, जबकि इस बार शिवसेना का उद्धव गुट इंडिया गठबंधन में शामिल हो गया है। वहीं प्रकाश आंबेडकर और राजू शेट्टी की पार्टी को भी गठबंधन में शामिल करने की सहमति बनी हुई है। दोनों को एक एक सीट दी जा सकती है। हालांकि आंबेडकर अपने लिए 2 सीट चाहते हैं। सीटों के इस बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए बताया जा रहा है कि 14-15 जनवरी के दरमियान शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक दिल्ली में हो सकती है। सीट बंटवारे की खींचतान सत्ता में मौजूद महायुति में भी दिखाई दे रही है। बीजेपी अपने लिए 30 सीट चाहती है, जबकि शिंदे और अजीत गुट को 9 सीटें देना चाहती है, लेकिन शिंदे गुट और अजीत गुट अपने लिए ज्यादा सीटें की मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश ठाकुर के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है और इस बार बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। बीजेपी ने यह तय किया है कि 48% वैसे सीट जहां जीत और हार का अंतर 1 से 2% के बीच था, वहां बीजेपी इस बार अपने तमाम कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारेगी। खासकर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीटें हैं, वहां कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा 35 से 52% में जहां जीत का अंतर था, वहां बिल्कुल नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि वहां पे बीजेपी की जीत पहले से ही सुनिश्चित मानी जाती है, वो सेफ सीट माना जाता है। इससे नयापन भी आएगा और कद्दावर नेताओं के मैदान में उतरने से एक चुनावी माहौल भी बनेगा। बीजेपी एक तरफ मोदी की गारंटी के नाम से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवारों का चयन कर रही है ताकि 24 की जीत चुनाव से पहले ही सुनिश्चित हो सके। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राहुल गांधी के एक बार फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने सियासी दबाव भी बढ़ा दिया है। दरअसल यूपी के जनपद अमेठी से राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हुई हैं। दीपावली में तोहफा भेजने के बाद अब राहुल गांधी ने अमेठी में लोगों के लिए सर्दियों में कंबल भेजे हैं, जिसके बाद अटकलों को और बल मिला है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में अमेठी और रायबरेली सीट पर भी उम्मीदवार उतारने की चर्चा हुई है। कई विधायकों ने इस सीट पर सपा उम्मीदवार उतारने की सलाह भी दी है। हालांकि सीट बंटवारे के वक्त अमेठी और रायबरेली की चर्चा को सपा के सियासी दबाव की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो लगातार इंडिया गठबंधन की मजबूती चाहते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र आज हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और यही कारण है कि जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर भी चल रहा है और वहीं पर अब कांग्रेस नेताओं की नब्ज टटोलने के लिए जो कांग्रेस हाईकमांड द्वारा पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव को भेजा गया है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया गया है और वहां पर भी एक एक करके उनकी राय ली जाएगी कि आने वाले लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए। वहीं पर अब हरियाणा में भी कांग्रेस द्वारा अपनी सरगर्मी तेज कर दी गई है और आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी एक अहम बैठक की जा रही है। अब सभी की नज़रें दोनों प्रदेशों में, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा के नेताओं के ऊपर लगी हुई हैं कि संभावित गठजोड़ होता है या नहीं होता। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर गुजरात में निवेश के लिए करोड़ों के हुए MOU। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पीएम ने दुनिया भर से गुजरात पहुंचे कारोबारियों, निवेशकों को संबोधित किया। इस दौरान 4 राष्ट्राध्यक्ष और 34 सहभागी देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। गुजरात वाइब्रेंट समिट में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि गुजरात में 5 साल में 2 लाख करोड़ का निवेश करेंगे, जो गुजरात में 1 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले शिखर सम्मेलन में किए गए 55,000 करोड़ रुपए के निवेश में से अभी तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश वे कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस एक गुजराती कंपनी थी, है और हमेशा रहेगी। रिलायंस ने जामनगर में 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे लाखों ग्रीन रोजगार पैदा होगा। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। राम मंदिर और सनातन धर्म पर विपक्षी दलों की बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सभी विधायकों को अयोध्या ले चलने और भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की मांग की है। सपा विधायक ने कहा कि हम सब भगवान राम के आस्था रखते हैं। मेरी इच्छा है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को 22 जनवरी को अयोध्या ले चलें। यही नहीं, सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि सनातन धर्म पर सवाल खड़े करने वाले पहले अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी कर लें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है और इसी बीच सांसद और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने राम धुन जो है वो तैयार की है। मनोज तिवारी ने ये जो राम धुन तैयार की है इसे आज लॉन्च किया है। राम के हैं हम, राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं हम, राम के रहेंगे। पूरे देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर माहौल बना हुआ है और ये माहौल ऐसा है जो कि हर भारतीय को गदगद कर रहा है। मनोज तिवारी अपने इस गीत पर गौरवान्वित भी हैं। इस गाने को मनोज तिवारी ने शीतल पांडे और अमित झुल के साथ मिलकर गाया है। म्यूजिक वीडियो में भी तीनों की उपस्थिति है। वीडियो में गाने के बैकग्राउंड में भगवान राम की छवि इस गीत में चार चांद लगाने वाली है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में स्वर्ण जड़ित दरवाजा लगवाया गया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। खास बात ये भी है कि मंदिर की नई तस्वीर में स्वर्ण जड़ित कपाट लगने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक भूतल पर ऐसे 18 कपाट लगेंगे। यही नहीं, मंदिर के तीनों तलों पर कुल 44 कपाट लगाए जाएंगे, जिसमें से 14 पर स्वर्ण और 30 दरवाजों पर चांदी की परत होगी। दरवाजों पर देवी देवताओं, कमल, गदा और त्रिशूल की आकृति को भी बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है। जानकारी के मुताबिक ये दरवाजे महाराष्ट्र की टीक की लकड़ी से बनवाए जा रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये दरवाजे तकरीबन 1000 साल तक चलेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी अधिकारियों के ऊपर में हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा है। जिस तरह से वहां पे जो ईडी अधिकारी पहुंचे थे, करीबन वहां पे 200 से ज्यादा ग्रामीणों ने उन्हें घेर रखा था और संदेश खाली में उनके जो 3 अधिकारी थे उनके सरों पे भी चोट आई है। अब लेकर यहाँ पे जो केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने साफ तौर पे राज्य सरकार को रिपोर्ट मांगा है कि कैसे यहाँ पे जो घटना हुआ है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द यहाँ पे राज्य सरकार गृह मंत्रालय को दो। इसी को लेकर यहाँ पे जो कर सकते हैं, दिल्ली से ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन जो कोलकाता पहुंचे थे ईडी दफ्तर में, करीबन घंटों यहाँ मीटिंग किया गया है और इस पे चर्चा किया गया कि ईडी के अधिकारी जब कोई कार्रवाई करने जाते हैं तो कैसे सुरक्षित रहे। इसको लेकर यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवानों के साथ में मीटिंग किया गया है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, कोलकाता। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद अब अलका लांबा को मिल चुका है। पूर्व अध्यक्ष नेता डिसूजा ने उनको डॉक्यूमेंट सौंपते हुए उनको अध्यक्ष पद ग्रहण करवाया। अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद अलका लांबा ने पहले ही भाषण में कहा कि वो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर काम करेंगी, महिलाओं को एकत्रित करने का काम करेंगी। उन्होंने मणिपुर से लेकर BHU और बिल्किस बानो तक के मामले को अपने भाषण में उठाया। आपको बता दें, युवावस्था में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाली अलका लांबा 1995 में बतौर NSUI उम्मीदवार के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई थी। अलका लांबा 2014 में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन वह 2019 में फिर से अपनी पुरानी पार्टी में लौट आई और वहीं 2015 में उन्होंने दिल्ली की चांदनी चौक से विधायक पद भी हासिल किया था। कैमरामैन नितिन के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली।